Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. सो अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 और 2 का वन शॉट आपको मिल चुका है। क्लास 11th में हम लोग अकाउंटेंसी में वन शॉट के वीडियोस लेकर आने जा रहे हैं जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराई जा सके। बिफोर आई बिगिन, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ रोज लाइव प्रिपरेशन करनी है ऑल 3 सब्जेक्ट्स की, जो कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होने वाले हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा ऑब्सेशन एंट्रेंस हब, और वहां से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। इस चैप्टर में जो इसका नाम है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये डेडिकेटेड वीडियो होने जा रहा है आईएससी के बच्चों के लिए। मैं आपको एक साथ एक बात बताता हूं कि ये पूरा ही चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो आपको बहुत सारा यहां पर लर्निंग की बात करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपके लिए पीपीटी जो बनाई है वो पूरा कंटेंट ओरिएंटेड है। तो आप ये पूरे नोट्स सीधा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला टॉपिक आता है नीड फॉर अकाउंटिंग। हे भगवान, हमें अकाउंटिंग की ऐसी जरूरत क्यों ही आ पड़ी, हमें क्यों करना पड़ेगा अकाउंटिंग, जरूरत क्या है? आओ इस बात को जानते हैं। और मैं क्या लिख के आ रहा हूं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। जैसे आपके स्कूल में एग्जामिनेशन होता है और उससे यह पता चलता है बच्चा पार्टी कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, सिमिलरली अकाउंटिंग से हर बिजनेसमैन को यह पता चलता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उससे मेरे को फायदा हो रहा है या मेरे को नुकसान हो रहा है मालिक, ठीक है ना। आगे बढ़े। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें अकाउंटिंग से यह पता चलता है कि एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। एक और बात समझते हैं। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे एंड टू हुम दे ओ इट। हमको यह भी पता चलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि भैया हमें किसको कितने पैसे वापस करने, मतलब कितनी उधारी हमारे सर के ऊपर रखी हुई है, यह भी हमको अकाउंटिंग से समझ में आता है। एंड हाउ मच इज ओ टू देम एंड बाय हुम, मतलब किसको किसको पैसा देना है, किससे किससे पैसा लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमको हेल्प कर सकते हैं। In order to attain such information, it is necessary to keep complete and systematic record of each and every business transactions entered during the year. तो भाई हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें प्रॉपर्ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमें टाइमली हर बात का पता लग सके, ठीक है। सब बच्चों को नीड ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। भाई ये अकाउंटिंग है क्या? अब स्कूल में टीचर आपको क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही लर्निंग एप्टीट्यूड का ये टॉपिक आ गया है, बिकॉज अकाउंटेंसी इज पूरा न्यूमेरिकल। ये अकाउंटिंग में थ्योरी कहां से आ गई? ये 11th के कुछ चैप्टर्स में आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, तो मैं सारे चैप्टर लाइन से खत्म कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना भाई। एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, पहला कीवर्ड रिकॉर्डिंग। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में उसको क्लासिफाई कर रहे हैं और फिर बाद में उसको समराइज कर रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग, ठीक है ना। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। भाई हमने अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया पैसों के टर्म्स में, और जो भी उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल सकती है, रिजल्ट निकल सकते हैं, उसका पता लगाया। ये होता है अकाउंटिंग का मीनिंग। अगर आप क्या याद नहीं करोगे तो चल जाएगा यार, आप इसको एक एक बार बस देखते चलो। अकाउंट्स में ना बहुत ज्यादा थ्योरी के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉट कॉमर्स, ठीक है ना, जहां पर आपको लाइन बाय लाइन, साइड हेडिंग बाय साइड हेडिंग सब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में थोड़ा बहुत भी चीजें अगर आपको ऊपर से भी पता है थियोरेटिकल तो भी चल जाएगा। जहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताऊंगा ना भाई। चलो भाई, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी किताबों में दे रखी हैं, प्लस सिलेबस में भी है, तो हमें एक एक करके सब कुछ खत्म करते चलना है।
तो अभी अकाउंटिंग को बेटा आर्ट भी बोलते हैं और अकाउंटिंग को साइंस भी बोलते हैं। ये कैसे हो गया भाई? आर्ट का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉज एंड रिलेशनशिप जिसमें होता है। तो अकाउंटिंग, आर्ट और साइंस कैसे है आओ जरा देखा जाए। आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद अ व्यू टू असरटेन नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग आर्ट इसलिए क्योंकि यहां पर आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग होती है और समराइजिंग होती है। सिमिलरली साइंस कैसे है? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस प्रिंसिपल्स के बेस पर होती है, सिमिलरली अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज आल्सो साइंस सिंस इट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आई है? अकाउंट्स आर्ट कैसे है और अकाउंट साइंस कैसे है? एकदम आंखों के रस्ते दिल में क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भैया, सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अब मेरी बात समझना, मान लो भैया तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई की लड़ाई हो गई और तुम और एक दूसरे को मारे जा रहे हो, ये ले भाई लात, ये ले घूसे, मतलब होता है ना WWE खेल रहे हो उसके साथ। अब इसमें तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। क्या इस बात को हम अकाउंट्स में लिख सकते हैं क्या? सर कोई और एग्जांपल बताओ। सर जैसे मान लेते हैं यार, एक तुम्हारी एक मैडम हुआ करती थी। अरे वही मैडम जिसके बारे में तुम समझना चाह रहे हो, ठीक है, और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। अब तो क्या इस बात को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ले? आंसर है नहीं। हम अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं? हम अकाउंट्स में सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मतलब ऐसी चीज जिसको पैसों में लिखा जा सकता है, उसी चीज को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर की चीजों को ही हमको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एकदम बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है ना भाई? चलो भाई अगली बात पर आते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी देखो ये वाला क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। और अगला क्या है? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि क्या, मैंने ये मोबाइल खरीदा, तो वैसे है तो ये मोबाइल, लेकिन जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा। कब समझ में आ रही है? जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, मेरे पास जमीन है, तो ये नहीं लिख देंगे 2 एकड़ जमीन है शुभम जगदीश के पास, नहीं, हम बोलेंगे 2 करोड़ की जमीन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब भी कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। और किस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब तुमने भाई ने झगड़ा कर लिया, उसको अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करना। हम किस नेचर के अकाउंट्स, किस नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे? जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हो और एक्सप्रेस करते हैं उनको इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझ में आ रही है? आपके लिए नोट्स बहुत बढ़िया होने वाले, बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके लिए, जो आप डाउनलोड कर लेना, मजा आ जाएगी आपको। ठीक है ना? और हर चैप्टर के नोट्स दे रहा हूं बाय द वे, चैप्टर नंबर 1 और 2 का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? क्लासिफाइंग। ये क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफाई करना क्या होता है आओ जरा देखते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। अब जर्नल क्या है? एक चैप्टर है, एक चैप्टर जो भी हम आगे पढ़ेंगे। जर्नल मतलब सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिख लेना। ट्रांजैक्शन क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं। और सब्सिडरी बुक्स, द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन सेपरेट अकाउंट। अब देखो क्या होता है, जैसे आपने इस साल कितना सामान खरीदा कैश देकर, उस सबको एक जगह लिख लिया और उसको एक जगह नोट कर लिया। तो मतलब हर नेचर के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करना, अलग अलग करने के बाद उसको एक जगह लिख लेना, ये बोलते हैं क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन। बात समझ में आया? मैंने कुछ उधार में सामान खरीदा, उसको अलग कैटेगरी कर लिया। मैंने कुछ कैश में सामान खरीदा, उसको अलग लिख लिया। आधा कैश आधा उधार में खरीदा, उसको अलग लिख लिया। और तीनों को उसको एक जगह नोट कर लिया, इसके बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? फिर आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है मेरी जान? आओ समझते हैं। समराइजिंग का मतलब होता है इट इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा in a manner in which is understandable and useful to the management and other users of such data। इस तरह से आपने जो क्लासिफाई किया है उस डेटा को प्रेजेंट करना ताकि लोग उस डेटा का फायदा उठा सकें।
दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सारे चैप्टर आएंगे, भी पढ़ेंगे हम लोग. हेल्प सच बैलेंसेस, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट नॉट. मतलब किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट्स बनाए उसी डेटा से, मतलब इतना अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया, फिर समराइज किया, फिर उसको प्रेजेंट किया ताकि वो जनरल पब्लिक के काम आ सके. ठीक है, सब बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया. अब आते हैं बच्चा पार्टी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर. यार ये हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, मतलब क्या जरूरत आन पड़ी है भाई हमें अकाउंटिंग करने की. भाई सांस लेना इंपॉर्टेंट है, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी, अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है. आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. और बेटा ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है ना, चलें बढ़ जाएं बेटा. सबसे पहला, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करते चलना, ये है भाई, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज to keep complete record of business transactions according to specified rules. Complete record of business transactions helps to avoid the possibility of omission and fraud. अच्छा, तो ये बात है. हाँ भैया, ये बात है. अकाउंटिंग आपको इसलिए करनी है ताकि आप फ्रॉड से बचें, मैनिपुलेशन से बचें, ओमिशन से बचें. तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, ना हम करें ना हमारे साथ फ्रॉड हो सके. आगे बढ़ते हैं. टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चल सकता है. The second main function of accounting is to ascertain the net profit or loss suffered on account of business transactions during a particular period of time. समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस करना. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमिशन से बचेंगे, फ्रॉड से बचेंगे. और दूसरा कल बताया, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये हमें पता ही चलेगा अकाउंट्स के थ्रू. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. अगला ऑब्जेक्टिव, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस. भाई मेरे को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, और अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा आपको प्रोवाइड करता है आपका अकाउंट्स. ठीक है ना भाई. अगला क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस में कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, इसके बारे में पता लगाने में हेल्प करता है अकाउंटिंग. तो सब बच्चों को ये 4 के 4 पॉइंट आंखों के रास्ते दिल में उतरे, जल्दी से बताओ. आगे बढ़ते हैं. 5th, 6th और 7th पॉइंट भी देखते हैं. सर हमें कितने ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने चाहिए? मेरे हिसाब से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी अगर तुम्हें पता है तो बल्ले बल्ले है, शावा शावा है, ऐसी क्या बात है. आगे बढ़ते हैं. टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. आपने सुना होगा ना, जैसे आप लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हो, वहां पर बोलते हैं ना, ईयर ऑन ईयर आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं. तो ईयर ऑन ईयर हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के थ्रू पता चलने वाला है. हम पिछले साल क्या कर रहे थे, हम इस साल क्या कर रहे हैं, ये अकाउंट्स के थ्रू हमें पता चलने वाला है. ठीक है ना. टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, मैंने बता रखा है पहले भी पॉइंट, फ्रॉड के बारे में पता लगाना, एरर्स कहां हुए हैं उसके बारे में पता लगाना, और ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अब बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिनको आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ओनर्स, जैसे एम्प्लॉइज, जैसे गवर्नमेंट, जैसे इन्वेस्टर्स, इन सबको इंफॉर्मेशन चाहिए. अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, जैसे कि ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक्स को, एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट को, और इस तरह के लोगों को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होता है. क्या बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है आप सभी को ये बात? श्योर? सब बच्चों को एकदम समझ में आ रही है ना भाई? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? चलिए आगे बढ़े. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग तक क्लियर हो गया ना? चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. तो चलिए बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा, और अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. आओ जरा देखते हैं ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है. सबसे पहला फंक्शन अकाउंटिंग का होता है, मतलब यार हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके फंक्शंस हैं क्या भाई? पहला है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. बेटा जी ये कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अगर होंगे तो क्या फायदा होगा, हम फ्रॉड से बचेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं.
मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर अच्छे से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना कैपिटल है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, सबके बारे में एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली अब यहां पर ये पॉइंट फिट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ताकि आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ट्रू पिक्चर पता चल सके। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या रीजन है प्रॉफिट का, लॉस हो रहा है तो क्या रीजन है लॉस होने का, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना लोन ले रखा है, ये सारी बातें पता चल जाती है वंस यू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड P&L अकाउंट। ये सब आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो मेरे साथ, एकदम लास्ट के चैप्टर्स हैं ये, ठीक है ना। तो थोड़ा थ्योरी है, मैंने इसके लिए आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके डाउनलोड कर लेना। अगला फंक्शन क्या है बेटा, वो देखते हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अब वेरियस पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? वेरियस पार्टीज की अगर हम बात करें तो ओनर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बैंक्स को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इन्वेस्टर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? आपके बिजनेस के सारी इंफॉर्मेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला क्या है? प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। असेट्स को हम कैसे बचा सकते हैं? अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स। इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है अगर हमने प्रॉपरली इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगले दो फंक्शंस और देखते हैं बच्चा पार्टी क्या है। प्रोटेक्टिंग असिस्टेंस टू प्रोवाइडिंग, ये प्रोटेक्टिंग नहीं होगा, इट्स प्रोवाइडिंग होगा, ठीक है ना भाई। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी हेल्प करती है, बिकॉज मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें कितनी ग्रोथ करनी है, कौन से नए बिजनेस खोलने हैं, हमारे पास कितना कैश है, हम कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर लास्ट पॉइंट पर आते हैं, ये है हमारा ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है? इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। The management is expected to act as trustee of the company's funds and accounting assist them to control the resources properly. Trusteeship का मतलब क्या होता है? आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेटा जरूरत पड़ती है। और एक और पॉइंट देख लो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। आपको पता है हर देश के अंदर आपको जीएसटी फिल करना होता है, इनकम टैक्स फिल करना होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रख सके। इसी का पॉइंट है ये कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आपका कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी पता लगाना अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। चलो बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग अगले इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगला इंफॉर्मेशन है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। बुक कीपिंग की जब बात की जाएगी, बुक कीपिंग का सोली मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ये काफी क्लरिकल इन नेचर होता है, तो यहां मैंने लिख भी दिया है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। कुछ भी ट्रांजैक्शन हुए उसको रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग से थोड़ा डिटेल में चीजों को समझना है। अब अकाउंटिंग के अंदर तीन बातें आती हैं। एक तो आता है कि समराइज करो, फिर एनालाइज करो और साथ में कम्युनिकेट करो। तीन स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। आपने डेटा को समराइज किया है, एनालाइज किया है, देन यू हैव कम्युनिकेटेड इट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं बच्चा ये अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी सबसे डिटेल में आती है, इसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं और इसके अंदर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग भी है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू अकाउंटेंसी। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आपको बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का डिफरेंस, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी का डिफरेंस एक बार जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, काफी हेल्प मिलेगी। चलो बच्चा पार्टी अब आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं स्कोप और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। अब बिलीव करना 11th क्लास में ही थोड़ा थियोरेटिकल है अकाउंटेंसी के कुछ चैप्टर। जैसे आप 12th में आएंगे तो बिल्कुल थ्योरी मिलेगा ही नहीं,
सब एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें मिलने वाली है 12th के अंदर। तो चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं वो देखते हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो चलो पहले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, आओ जरा देखो। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू एसरटेन द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ताकि आप अपने एसेट्स के बारे में पता लगा सकें, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ये सब कुछ आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और यही हम लोग क्लास 11th एंड 12th में पढ़ने वाले हैं। अगली अकाउंटिंग होती है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। अगर एक बिजनेस जो सामान बना रहा है, उस सामान को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो सामान अगर बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो पर यूनिट आपको कॉस्ट निकालने की चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखनी पड़ती है। जब आप सीए करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तब अब जाकर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। यूनिट अकाउंटिंग भी कोई कोई किताब में लिखा होता है। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है साहिब, आओ देखो। द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू असेस द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ये बीबीए और एमबीए में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, मतलब आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है, आपने इस तरह से प्रेजेंट किया है अपने सीनियर मैनेजमेंट को, ताकि वो उस डेटा के बेसिस पर फर्दर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर सके। अब आते हैं टैक्स अकाउंटिंग। एज द नेम सजेस्ट, यहां पर टैक्स लिखा है तो यहां पर टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें होने वाली हैं। तो द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इसमें इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में अंदर जीएसटी के बारे में आप पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बच्चा बात। अब आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये सीएसआर एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितना फिलॉन्थ्रपी का काम कर रहा है, कितना सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, उस चीज का ब्यौरा देना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आता है। सबको बात समझ में आ रही है। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग आगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। ये पूरा कितना डिटेल में और कितना थ्योरेटिकल चैप्टर है, और काफी बड़ा भी हो गया है ये वीडियो बनाते बनाते। आई गेस 20-25 मिनट का तो वीडियो हो ही चुका होगा। तो यार अब देखते चलो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें लाइन से चलना है, एक एक चीज कंप्लीट करनी है। और जैसे बोलता हूं ना कि शुभम संभाल लेगा, तो शुभम संभाल लेगा। हर एक चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करूंगा, लेकिन साथ में तुम्हें लाइव क्लासेस पढ़ना है। रोज 2 घंटे की हमारा टाइटन्स बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जाकर आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना बच्चे बाड़ी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हम आते हैं नेचर। जब भी नेचर बात करो, नेचर इज वेरी सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला नेचर पर आते हैं, लिखा है इकोनॉमिक इवेंट्स। बाबू ये इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, आओ जरा देखते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन विच इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां पर हर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो पैसों के टर्म्स में वैल्यू किया जा सकता है। दूसरा नेचर ऑफ अकाउंटिंग है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इट मींस डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। किस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स व्हिच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात समझना, वो सारे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे और जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, केवल उनको ही रिकॉर्ड करना होगा। मान लेते हैं मेरा बिजनेस बेकरी का है और मेरा कार खराब हो गई। कार में भी तो पैसे लग रहे हैं साहब, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नेचर होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। पैसों में उसको वैल्यू करने वाला होना चाहिए, कर सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग, अगला स्टेप क्या होता है, अगर आपने समझ लिया तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगला क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी और आपको अपने सीनियर मैनेजमेंट को यहां तक की बातों को बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है बच्चे पाड़ी, चलें आगे बढ़े। शैल वी गो अहेड। आगे अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मेरी बात समझना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है यहां पर नेचर ऑफ अकाउंटिंग में। इट रेफर्स टू बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एनी अदर एसोसिएटेड ऑफ पर्संस। भाई अकाउंटिंग आप किसके लिए कर सकते हो, किसी एक सोल प्रोप्राइटर के लिए कर सकते हो, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए कर सकते हो, या किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया होता है कि आपका एक बिजनेस होना चाहिए। अब इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, आपकी अकाउंटिंग की
इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचनी चाहिए, कौन कौन उसको यूज करेगा। आओ भाई देते हैं। दो कैटेगरी होता है, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जैसे कि सीनियर मैनेजर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, लेंडर्स जिन्होंने लोन दिया है, लेबर यूनियंस, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड सो ऑन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में तुम ये लिखकर बताना कि जो ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ना, वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानकर क्या करेंगे, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टू इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है अकाउंटिंग आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आपके एक्चुअल यूजर्स तक पहुंचाता है। Different group of persons have vested interest in business organization. Accounting provides useful information to these interested parties. अब मैं जो तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं वो यही है, अगर इंटरेस्टेड पार्टीज को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो यार वो इस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या। ऐसे गवर्नमेंट को तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता चल जाए तो वो इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। आओ जरा हम इंटरनल यूजर्स तो आपको बताने जा रहे हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हम आपसे पूछेंगे, और आपसे पूछने का मतलब यह है कि आपको पता लगाकर बताना है कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है और अगर उनको इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो क्या करेंगे। आते हैं इंटरनल यूजर्स पे। ओनर्स, अगर ओनर्स को एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है तो ये आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो अब वो बता सकते हैं कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो किस रीजन से हो रहा है, ज्यादा होगा तो किस रीजन से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के मैं कुछ पॉइंट्स तो आपको बता दे रहा हूं, अब आप बताना कि एक्सटर्नल यूजर्स इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। सबसे पहला तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी अगर इंफॉर्मेशन मिल गई। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। क्रेडिटर्स, इनको क्या यूज होगा। लेबर यूनियंस, ये चार बातों को तुम समझना, या कॉम्पिटिटर्स। और इन पांचों लोगों को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर मिल भी जाए तो वो इस इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हैं जरा सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हालांकि बहुत सिंपल बात ये है बेटा। चलो भाई अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। यार अकाउंटिंग का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं। पहला एडवांटेज होता है बेटा, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना, अकाउंटिंग की जरूरत होती है। पहला है हेल्पफुल इन प्लानिंग। अगर हमें पता चल जाए कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हम कितने लोन में हैं, उसके बेसिस पर हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको यहां पर रीड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप चाहो तो इसको आप यूज कर सकते हो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, आपको कौन सा प्लांट लगाना है, आपको किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग बताता है। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना है, अकाउंटिंग के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। थर्ड, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है, कि कौन सा डिपार्टमेंट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये चीज आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाएगी तो आप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन योर बिजनेस ला सकते हैं। अगला, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड बनाया जाएगा तो मैनिपुलेशन और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए आपको अकाउंटिंग करना है, ये इसकी एक अकयन इंपॉर्टेंस होने वाली है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन मैंने बताया कि अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है तो आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लॉस में है, ये पता चल सकेगा, जिससे आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, हमारी बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज हैं, हमको कितना एहतियात लेकर काम करना है, या हम कितना और लोन ले सकते हैं, या हम कितना लोन और ना ले, ये फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताती हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन आपको कैसे पता चलेगी, थ्रू अकाउंटिंग, जब आप बैलेंस शीट्स बना रहे होंगे। अगला, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, मतलब मेरे जैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रहा है
या मैं पिछले साल कैसा काम कर रहा था, इस साल मैं कैसा काम कर रहा हूं, तो कंपैरिजन करने में हमको एक्चुअल में यह पता लगाने में कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं, मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं पिछले साल से, या मैं अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमको अकाउंटिंग बताती है। चलो बच्चा पार्टी, अगला है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग मतलब आपने लेट्स से 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, आपको कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स नहीं पे करना है, ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही, ये भी अकाउंटिंग ही आपको बताएगा। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कभी भी आपके ऊपर कोई केस होता है, कोई आपके ऊपर लॉ सूट फाइल किया जाता है, वहां पर आपकी अकाउंटिंग जो है वो आपके लिए एविडेंस का काम करती है। ठीक है ना, एविडेंस तो समझते हैं आप लोग सब लोग। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, इफ अ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड। आपने शार्क टैंक में कई बार देखा होगा कि किसी बंदे ने, किसी बड़े बिजनेसमैन ने किसी छोटे बिजनेस को खरीद लिया। जैसे थोड़े दिन पहले बायजूस ने आकाश को खरीद लिया था। तो कैसे खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सब कुछ आपकी अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। आपके जितने स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, उतना ज्यादा अच्छे और इजी तरीके से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे कि कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आओ कुछ नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंटेंट है वो भी तो एक आदमी है ना, तो उसके पर्सनल जजमेंट के ऊपर काफी बार देखा जाता है कि चीजें मिसगाइडेड या मैनिपुलेटेड होती हैं। तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। दूसरा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड होती है अकाउंटिंग, और कई बार ये रियल वर्ल्ड में काम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपको कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन हो सकता है ना मिले, बिकॉज एक पर्सनल जजमेंट के ऊपर ही चीजें हो रही हैं। एक बंदा ही है जो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की सारी अकाउंटिंग को मेंटेन करता है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। कई बार कुछ ओनर्स अपने बिजनेस की ना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब कर देते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े ओमिशन या एरर्स किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसी को पकड़ने के लिए ईडी की टीम होती है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिस रेट पर आपने सामान खरीदा है उसी रेट पर आज भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू। मान लेते हैं मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 2010 के अंदर 2 करोड़ रुपए की, और आज वो बिल्डिंग हो गई है 50 करोड़ रुपए की, लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग आज भी 2 करोड़ रुपए की ही दिखाऊंगा। तो मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेस ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है। एंड अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन को ना दिखाते हुए कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को अपनी अकाउंटिंग में दिखाना। ऐसे बहुत बार केसेस देखे गए हैं कि एक्चुअल में कंपनी के पास उतने असेट्स होते नहीं हैं, लेकिन वो असेट्स पोर्ट्रे करता है लोन लेने के लिए और फ्रॉड करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। ये नोट्स जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 के साथ। विश यू लक, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। क्लास 11th के बेसिक्स बहुत लंबे तक काम आएंगे आपको क्लास 12th में। विश यू लक, दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।